हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विग्नम एजुकेशन। दिस इज शुभ। आज के वीडियो में हम लोग इस मैटर अराउंड अस प्योर के पार्ट 2 को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली इसका पार्ट 2 होगा। कल मैंने इसके पार्ट 1 को कवर किया था, जिसमें हमने ट्रू सॉल्यूशन के रिगार्डिंग स्टडी किया था। ठीक है, और कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ा था और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सस्पेंशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके एग्जाम्पल। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग कॉलॉइडल सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, उसके वेरियस एग्जाम्पल्स को देखेंगे। हम लोग समझेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या है, और ये टिंडल इफेक्ट जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता था, उसको हम समझेंगे इस वीडियो के थ्रू कि सस्पेंशन और कॉलॉइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट देखने के लिए मिलता है या नहीं। नेक्स्ट चीज क्या है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर के वेरियस कंपोनेंट्स को हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स लाइक एवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फनल, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आपके कोर्स के हिसाब से बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे ये सारे मेथड्स यूज करके आप एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ लास्ट में हम लोग कवर करेंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के कॉन्सेप्ट को, और उसके डिफरेंट एग्जांपल्स को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सस्पेंशन के कॉन्सेप्ट से, और उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ते हैं। पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ओके, सो ये एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम। सो डेफिनेशन से हम लोग क्या समझते हैं कि ये एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, यानी कि इसकी जो केमिकल कंपोजिशन रहेगी वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। ट्रू सॉल्यूशन में वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता था, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती थी। लेकिन अभी एक सस्पेंशन का एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा। ये एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है और इसमें ठीक है जो कंपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, इनमें क्या होता है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व। ओके, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं सॉल्वेंट के अंदर, रैदर वो क्या होता है उसके अंदर तैरते हैं या सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, सो इन द मीडियम। ओके, यहाँ पे बोला गया है इन द मीडियम। ये मीडियम क्या है, सॉल्वेंट को ये मीडियम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो डेफिनेशन ये कहता है कि इट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है वाटर। ठीक है, पहले इसके एग्जांपल्स हम लोग लिख लेते हैं। चॉक इन वाटर, मडी वाटर, पेंट्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फ्लोर इन वाटर। सो ऐसे वेरियस एग्जांपल्स हो जाएंगे। सपोज मैंने यहाँ पे एक ग्लास ले लिया है, ग्लास के अंदर वाटर है और यहाँ से मैं चॉक पाउडर को प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, जब चॉक पाउडर को मैं प्लेस करूँगा और उसको मिक्स करूँगा, वो चॉक पाउडर ठीक है वो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होंगे, रैदर वो खाली डिसॉल्व नहीं होंगे, रैदर वो खाली रैंडमली मिक्स हो जाएंगे। लेकिन जब हम उसको छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे उसके अंदर घुल मिल के रहेंगे, लेकिन कुछ पार्टिकल्स नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। ठीक है, सो इसकी जो कॉम्पोजिशन होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। हम कहीं से भी एक सैंपल लेंगे, इस पोजीशंस पे वो सैंपल डिफरेंट कॉम्पोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो पहले इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा ये एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इट इज क्वाइट लार्ज। ठीक है, जो सॉल्यूट की जो पार्टिकल्स की साइज है वो काफ़ी लार्ज रहेगी। लेकिन जो होमोजेनियस सॉल्यूशन था या एक ट्रू सॉल्यूशन था उसमें जो पार्टिकल्स के साइज थे, सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज वो काफ़ी छोटे होते थे, लाइक 1 नैनोमीटर। लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स, इनकी साइज 100 नैनोमीटर से ज़्यादा रहेगी। ओके, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ओके, सो इसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। पार्टिकल्स कैन बी सीन विथ नेकेड आईज इजीली।
सो नेक्स्ट चीज क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। मतलब क्या, अभी स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट टिंडल इफेक्ट को शो करती है। टिंडल इफेक्ट क्या था, हमने जब पिछली क्लास में पढ़ा था कि सपोज मैं यहां से अभी एक टॉर्च ले लेता हूं, ओके, टॉर्च ले लिया। जब ये टॉर्च से लाइट यहाँ पे जाएंगी, इसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, इसको स्कैटर करेंगे, ओके, जो लाइट को स्कैटर करेंगे। सो एक पाथ इसके अंदर विजिबल हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनकी साइज इतनी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दी ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनकी साइज ज़्यादा रहेगी, इट इज़ अराउंड 100 नैनोमीटर से ज़्यादा रहेगी। सो जो पार्टिकल्स होंगे वो स्कैटर करेंगे। स्कैटर करने की वजह से क्या होगा, हमको एक यहाँ पे पाथ देखने के लिए मिलेगा। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है, विजिबल पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इन सस्पेंशन। सो हमको यहाँ पे एक पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट चीज क्या है, दे मे शो टिंडल इफेक्ट और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब ये टिंडल इफेक्ट शो भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ऐसा क्यों होता है, सपोज इनिशियली अभी मैंने चॉक पाउडर को इसके अंदर मिक्स कर दिया है, ठीक है। जब मैं टॉर्च लाइट से, ठीक है, इसके अंदर लाइट पास करता हूं तो मेरे को एक पाथ देखने के लिए मिल जाता है। क्यों, क्योंकि लाइट की प्रॉपर स्कैटरिंग होती है, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स उसके अंदर मिक्स होकर रहते हैं। लेकिन अगर उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए तो पार्टिकल्स उस ग्लास के अंदर नीचे की तरफ बैठ जाएंगे और जो सेंटर पार्ट होगा जहाँ से हम लोग लाइट को पास कर रहे हैं वहाँ पे और इतने पार्टिकल्स नहीं होंगे कि स्कैटरिंग होगी। सो उसकी वजह से क्या होगा, हमको टिंडल इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो इट मे शो और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट चीज़ क्या है, हम अगर फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज़ करते हैं सो हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। दी सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं सॉल्वेंट से, ठीक है। फिल्टर पेपर ले लेते हैं, फिल्टर पेपर लेकर अगर हम उसमें इस चॉक पाउडर को डालते हैं सो अगर सॉल्वेंट वाटर नीचे की तरफ निकल जाएगा और फिल्टर पेपर में सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी कि चॉक पाउडर रह जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, सस्पेंशन इज लेफ्ट व्हेन अनडिस्टर्ब्ड द पार्टिकल्स सेटल डाउन, सो इट इज अनस्टेबल। सस्पेंशन क्या होता है, अनस्टेबल, ओके। सस्पेंशन बेसिकली क्या है, अनस्टेबल। जैसे कि एक ट्रू सॉल्यूशन एक स्टेबल सॉल्यूशन था, एक सस्पेंशन अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि एक सस्पेंशन को अगर कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए तो पार्टिकल्स उसमें सेटल डाउन हो जाते हैं, ओके। सो ये इसकी थी प्रॉपर्टीज, ये इसका डेफिनेशन के बारे में पढ़ा हमने, इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। चलिए अभी कॉलोइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं और उसको कंपेयर करते हैं सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए अभी पढ़ते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन के बारे में और जानते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और एक कॉलोइडल सॉल्यूशन एक ट्रू सॉल्यूशन एंड एक सस्पेंशन से किस तरह डिफरेंट है, ठीक है। सो कॉलोइडल सॉल्यूशन, पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। It is a solution in which the solute particles are uniformly spread throughout the solution. Okay? So ये एक solution है जिसमें इसके जो solute particles हैं वो uniformly spread हैं throughout the solution। ये हमको homogeneous mixture की तरह दिखता है लेकिन actually ये एक heterogeneous mixture है, ठीक है। It appears to be homogeneous but actually इट इज हेटेरोजेनियस। चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। इसके वेरियस एग्जाम्पल्स क्या हैं, जेल, फोम, मिल्क, ब्लड एटसेट्रा, ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स आएंगे जिसको हम लोग कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। सो एक कॉलोइडल सॉल्यूशन में जो इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो एक ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में उससे बड़े होते हैं, ये ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर होते हैं। सो इसका जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर्स तक है, ठीक है। लेकिन एक सस्पेंशन में उसके पार्टिकल का साइज कितना था, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। सो हम उसको नेकेड आई से देख सकते थे, लेकिन
ये कॉलॉइडल के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और उस पार्टिकल का साइज होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर। सो हम लोग नेकेड आई से उसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है। सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं। साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिगर देन द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। सो एक कॉलॉइडल का जो सॉल्यूट पार्टिकल है, ठीक है, उसका जो साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन से ज़्यादा है एंड स्मॉलर देन दी सस्पेंशन। सस्पेंशन में कितना था? 100 नैनोमीटर। सो 100 नैनोमीटर से कम रहेगा, ओके। इसका रेंज है कितना? 1 नैनोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर्स, ओके। सो इसको हम लोग नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज, ठीक है। अभी एक ग्लास ले लेते हैं। ग्लास के अंदर सपोज हमने इसमें मिल्क एंड वाटर ले लिया है, ठीक है। मिल्क एंड वाटर के मिक्सचर को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि वो एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। सो जब उसके आर पार हम लोग लाइट को पास कराने की कोशिश करते हैं, सो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये लाइट को स्कैटर करते हैं। भले ही ये छोटे पार्टिकल्स हैं, हम इनको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स की साइज इतनी होती है कि वो लाइट की स्कैटरिंग कराते हैं। सो एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन हमेशा टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। सो हमें यहाँ पे एक विजिबल पाथ देखने के लिए मिल जाता है। सो हम जब भी सपोज आप घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हो, आप लेज़र लाइट को जब पास करोगे, ठीक है, उसका जो बीम, लाइट का जो बीम है उसका पाथ आपको इसके अंदर विजिबल आएगा। रैदर उसके जगह पे अगर आप एक ग्लास में खाली पानी ले लेते हो और लाइट को पास करते हो, सो उसका पाथ विजिबल नहीं होगा, ठीक है। क्यों? इट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। सो इसमें हमको पाथ विजिबल होगा, पार्टिकल स्कैटर बीम ऑफ लाइट, ठीक है, ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिल जाती हैं। इट ऑलवेज शोज टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट चीज क्या है? द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। अभी सॉल्यूट पार्टिकल्स, अभी हमने एक एग्जांपल ले लिया है मिल्क, ठीक है। मिल्क के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो फैट्स है, प्रोटीन्स है, ठीक है। सो वो जो उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, आप उसको फिल्टर पेपर लेकर उसके पार्टिकल्स को, ठीक है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक सस्पेंशन के केस में अगर मैं चॉक वाटर या फ्लोर इन, ठीक है, आटे को अगर मैं पानी में डालता हूँ, उसको मैं फिल्टर पेपर से आटे को अलग कर सकता हूँ और पानी को अलग कर सकता हूँ, लेकिन मिल्क का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उसके जो सॉल्यूट्स हैं, ठीक है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हो उसके सॉल्वेंट से। सो यहाँ पे फिल्ट्रेशन टेक्निक काम नहीं देगी। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। और इसमें क्या है? अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज ऑलवेज अ स्टेबल सॉल्यूशन। स्टेबल सॉल्यूशन वही होता है जिसको कुछ टाइम के लिए अगर छोड़ दिया जाए, सो उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, लाइक ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये भी एक स्टेबल सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन भी एक स्टेबल सॉल्यूशन था, कॉलॉइडल सॉल्यूशन भी एक स्टेबल सॉल्यूशन है, लेकिन एक सस्पेंशन सॉल्यूशन या सस्पेंशन वो हमेशा अनस्टेबल होता है। सो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। चलिए अभी पढ़ते हैं कि अगर, ठीक है, हमको एक मिक्सचर दे दिया गया है, उस मिक्सचर के वेरियस कंपोनेंट्स को हमको दे दिया गया है सॉल्ट वाटर। सो सॉल्ट को कैसे अलग किया जाए, वाटर को कैसे अलग किया जाए, या वेरियस मिक्सचर्स हैं उनके कंपोनेंट्स को, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को कैसे अलग किया जाएगा बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। सो उन सब टेक्निक्स के बारे में हम डिटेल में वन बाय वन अभी एवापोरेशन के कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। पहला जो टेक्निक है या मेथड है जिससे हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं वो है एवापोरेशन, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। वी कैन सेपरेट टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय एवापोरेटिंग वन कंपोनेंट। इसका मतलब क्या? अगर एक मिक्सचर दो कंपोनेंट को मिला के बना हुआ है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, हम लोग जब उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसमें से उसका एक पार्ट, ठीक है, बेसिकली जो सॉल्वेंट पार्ट है वो एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है, और बाकी रह जाएगा हमारे पास सॉल्यूट पार्ट। ओके, सो बेसिकली ये जो सॉल्यूट पार्ट होता है ये नॉन वोलाटाइल होता है,
वोलाटाइल शब्द से हम लोग क्या समझते हैं कि वो उसमें एवापोरेशन कितना जल्दी होता है, ठीक है। अगर कोई भी एक चीज़ ज़्यादा वोलाटाइल है, उसको जब हीट या टेम्परेचर दिया जाता है वो सडनली एवापोरेट हो जाता है। तो सॉल्वेंट जो होता है बेसिकली वो दी वोलाटाइल पार्ट होता है, और जो सॉल्यूट होता है वो नॉन वोलाटाइल पार्ट होता है, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, सेपरेटिंग डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक, ठीक है। हम डाई को अलग कर लेंगे एक इंक से। कैसे इंक से उसको अलग करेंगे? अगर हम उसमें एवापोरेशन कराते हैं सो उसका जो सॉल्वेंट या लिक्विड पार्ट है वो एवापोरेट कर जाएगा और हमारे पास उसका सॉल्यूट यानी कि सॉलिड पार्ट रह जाएगा, ठीक है। वो सॉलिड पार्ट ही जो रह जाएगा वो हमारा इस इंक के केस में डाई है, जो कि कलरिंग पर्पस के लिए यूज होता है। एक एग्जांपल से उसको समझ लेते हैं। एक सेटअप है, यहाँ पे एक स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर हमने यहाँ पे ले लिया है एक बीकर, ठीक है। नीचे दिया है एक बर्नर जो कि हीट प्रोवाइड करेगा। बीकर के अंदर हमने यहाँ पे ले लिया है वाटर, ठीक है। वाटर हमने क्यों लिया है? फॉर प्रोवाइडिंग हीट, ठीक है। यहाँ से हमारी एवापोरेशन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। सो सपोज अभी हमने यहाँ पे एवापोरेशन की टेक्निक यहाँ पे अप्लाई की है। जब हीट दी जाएगी वाटर यहाँ से बॉयल होगा, ठीक है। और ये स्टीम, ठीक है, यहाँ पे एक वॉच ग्लास रखा गया है, ठीक है। एक ग्लास रखा गया है, ग्लास के ऊपर डाई को रखा गया है, इंक को रखा गया है, ओके। जब उस डाई, ठीक है, जो वॉच ग्लास है इसके अंदर से जब इसका वोलाटाइल पार्ट, ठीक है, वोलाटाइल पार्ट कौन सा है? दिस सॉल्वेंट। जब उसका लिक्विड पार्ट एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे उसका डाई ओनली बाकी रह जाएगा, ठीक है। सो ये काफ़ी एक इजी प्रोसेस था। एवापोरेशन में हम लोग क्या करते हैं? हीट प्रोवाइड करके उसके लिक्विड पार्ट को एवापोरेट करा देते हैं, बाकी हमारे पास जो बच जाता है वो उसका सॉल्यूट पार्ट यानी कि नॉन वोलाटाइल पार्ट बच जाता है। सो इस मेथड के थ्रू हम लोग डाई को अलग कर सकते हैं उसके इंक से, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट जो टेक्निक है या मेथड है वो एक सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड या टेक्निक है, इसमें मिक्सचर को रोटेट किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करके एट अ हाई स्पीड, ठीक है। इन दिस टेक्निक द मिक्सचर इज रोटेटेड एट वेरी हाई स्पीड, सो the dense particles settle down and the lighter particles remain at the top। जैसा कि आप इसका डेली लाइफ एग्जांपल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। डेली लाइफ एग्जांपल्स हम अपने किचन में देखते हैं, जैसे कि हम लोग बटर एंड क्रीम को सेपरेट करते हैं, ठीक है। सो जब बटर हमको निकालना रहता है, हम लोग क्रीम को जब एक मिक्सचर में डाल के रोटेट करते हैं, सो उसके अंदर उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। जब वो मिक्सचर कंटिन्यूसली हाई स्पीड में घूमता है, डेंस पार्टिकल नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो सरफेस पे फ्लोट करने लगता है। सो इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एप्लीकेशंस, ठीक है, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट्स, ठीक है। ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए, ठीक है, जो पैथोलैब्स होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता है। उनके पास एक मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूज मशीन, उसके अंदर वो लोग सैंपल को टेस्ट ट्यूब के अंदर या उनके डिवाइस के अंदर प्लेस करके रख देते हैं। जब उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है, वो लोग जो सैंपल कलेक्ट करते हैं लास्ट में, उससे वो लोग रिजल्ट्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है? यूज्ड इन डेयरीज और एट होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, ठीक है। क्रीम एंड बटर को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, यूज़ किया जाता है, जैसे कि ग्राइंडर और मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है? ये जो एग्जाम्पल है ये इसका एग्जाम्पल है, ओके, ग्राइंडर और मिक्सर। थर्ड में क्या दिया गया है? यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स, ठीक है। वेट क्लॉथ से आपको स्क्वीज आउट करने के लिए वाटर यूज़ किया जाता है वॉशिंग मशीन में। जब वॉशिंग मशीन हम लोग शुरू करते हैं, सो उसके ऊपर जो रोटेट होता है उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गिरता है कपड़ों के ऊपर। सो उसके द्वारा क्या होता है, जो भी उसके अंदर पानी है वो स्क्वीज होके आउट हो जाता है। सो ये वेरियस एग्जाम्पल थे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के, जिसके द्वारा हम लोग
जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं उसको अलग कर सकते हैं। उसके वेरियस एग्जांपल्स हमने देखे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है सेपरेटिंग फनल। ओके, सेपरेशन फनल या सेपरेटिंग फनल। सो सेपरेशन जो फनल है, सेपरेटिंग फनल, इसको यूज़ करके दो इमिसिबल, ओके, टू इमिसिबल लिक्विड्स को हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। इमिसिबल का मतलब क्या होता है? जो दो लिक्विड्स एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, लाइक ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ऑयल एंड वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। सपोज अभी वाटर के साथ मैंने कैरोसिन को ऐड किया, ओके, अब और कोई भी ऑयल को ले सकते हो, वाटर प्लस एनी काइंड ऑफ ऑयल, इट विल नॉट मिक्स। ओके, सो अगर वाटर के साथ कोई भी ऑयल मिक्स होकर है और आप उसको सेपरेट करना चाहते हो, सो वहाँ पे सेपरेटिंग फनल का यूज़ आता है। ठीक है, सपोज ये एक सेपरेटिंग फनल है। इसमें बेसिकली होता क्या है, बॉटम साइड पे यहाँ पे एक स्टॉप कॉक होता है। ठीक है, यहाँ से हमने इसको रेस्ट्रिक्ट किया है। ओके, सो इस ये फनल के अंदर आप टॉप साइड से क्या करते हो, उस मिक्स्ड फ्लूइड को प्लेस करते हो। ठीक है, जिसके अंदर ऑयल एंड वाटर मिक्स होकर है और आप चाहते हो कि आप उसको सेपरेट आउट करो। ठीक है, सो इसके ऊपर से हम लोग फिर इसको क्लोज कर लेते हैं और इसको हम लोग कुछ टाइम के लिए सेटल होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, इट इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। सो उसके बाद क्या होता है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, सो वाटर विल सेटल डाउन। ओके, क्योंकि वाटर ज़्यादा डेंस होता है एज कंपेयर टू ऑयल। ठीक है, सो वाटर नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा उस मिक्सचर से और ऑयल जो होगा वो ऊपर फ्लोट करेगा और अपना एक दूसरा लेयर बना लेगा। उसके बाद आपको सेपरेट आउट करने के लिए आपको स्टॉप कॉक को आराम से खोल लेना है और वाटर को यहाँ से बॉटम साइड से ड्रेन कर लेना है। ठीक है, जब ये पूरी तरह से वाटर ड्रेन हो जाएगा, आप फिर जो कलेक्टेड ऑयल है उसको सेपरेट करके आप उसको पर्पस अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक और एग्जाम्पल है क्या इसका, आयरन ओर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो इंडस्ट्री में ब्लास्ट फर्नेस में इसी टेक्निक को यूज़ किया जाता है। वहाँ पे जो डेंस मटेरियल है, ठीक है, जो मोल्टेन आयरन है, वो ब्लास्ट फर्नेस में बॉटम साइड पे क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है या सेटल डाउन हो जाता है और जो उसके स्लैग पार्टिकल्स या इम्प्योरिटीज़ हैं वो टॉप साइड पे फ्लोट होते हैं और उसको सेपरेट कर लिया जाता है। सो सेपरेटिंग फनल का कॉन्सेप्ट यही है। इस सेपरेटिंग फनल में हम लोग टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटीज एंड वी सेपरेट आउट इन डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है सब्लिमेशन की। इसके बारे में हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको फिर से थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस। पहले समझते हैं। इन दिस प्रोसेस, ओके, इट सेपरेट्स मिक्सचर, ओके, इट सेपरेट्स मिक्सचर विच हैज़ वन सब्लिमेबल वोलाटाइल कंपोनेंट एंड नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ों को हम लोग समझेंगे। सपोज एक मिक्सचर बना हुआ है, ठीक है, उसमें एक पार्ट नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी है। मतलब क्या, नॉन सब्लिमेबल क्या, जो सब्लिमेशन प्रोसेस जिसमें नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट, दूसरा पार्ट क्या है, वन सब्लिमेबल वोलाटाइल कंपोनेंट। सब्लिमेबल वोलाटाइल कंपोनेंट, सब्लिमेबल कंपोनेंट वो है जिसमें सब्लिमेशन होगा। सब्लिमेबल कंपोनेंट को वोलाटाइल क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर उसको हम लोग हीट या टेम्परेचर देंगे सडनली उसका फेस चेंज हो जाएगा, जैसे कि एवापोरेशन में हमने स्टडी किया था। सो अगर एक मिक्सचर इन दोनों चीज़ों को मिला के बना हुआ है, एक नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी है, दूसरा सब्लिमेबल वोलाटाइल कंपोनेंट है, सो हम सब्लिमेशन अगर करते हैं सो उस इम्प्योरिटी को हम लोग वहाँ से रिसीव कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक इसको डायग्राम की मदद से हम लोग समझ लेते हैं। एक स्टैंड मैंने यहाँ पे ले लिया है, नीचे बर्नर लगा लिया है। ठीक है, यहाँ से हीट एनर्जी प्रोवाइड हो रही है किसको, ये एक चाइना डिश है। ठीक है, चाइना डिश के ऊपर
एक फनेल को इन्वर्ट करके उल्टा करके रख दिया गया है, ठीक है। और इसके अंदर, ठीक है, चाइना डिश के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कैम्फर। क्या ले लिया है? कैम्फर ले लिया है। कैम्फर सब्लिमेशन प्रोसेस उसमें देखा जाता है, ठीक है। कैम्फर हमने यहाँ पे ले लिया है, फनेल को इन्वर्ट करके रख दिया है, और जब हीटिंग होगा कैम्फर क्या होगा, सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा। सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से वो गैसियस फेज को चला जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। सो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर वो गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, गैस यहाँ से निकलने के चांसेस भी हैं, उसीलिए टॉप साइड से एक कॉटन प्लग यहाँ पे लगा दिया गया है। जब हम लोग हीटिंग करेंगे, ठीक है, उस मिक्सचर जो कैम्फर और एक नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी है उसका मिक्सचर है, तो जब हम उसको हीट करते हैं तो कैम्फर क्या करेगा, सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा, यानी कि जो सॉलिड है वो सडनली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो वेपर फनेल के अंदर ऊपर जाएगा, जब वो ठंडा होगा, ठीक है, जब ठंडा होगा उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली वो गैस से जब सॉलिड बनेगा वो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा, ठीक है। और ये जो फनेल का जो इनसाइड वॉल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जाके डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, डिपोजिशन प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा और वहाँ पे जाके डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन नहीं, डिपोजिशन, ओके। सो इसके वेरियस एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस को हम लोग देख लेते हैं। मिक्सचर्स विच हैव सब्लिमेबल कंपोनेंट, ठीक है, कोई भी मिक्सचर हो अगर उसमें एक सब्लिमेबल कंपोनेंट है, लाइक कैम्फर, एंथ्रासीन, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड या नैप्थलीन, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स, ठीक है, जो सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, इनके साथ किसी भी नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी को मिला के अगर कोई एक मिक्सचर है तो उसको लेकर अगर आप इस तरह प्रोसेस में सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजारते हो, तो पहले उसमें सब्लिमेशन होगा, जब वो ठंडा होगा वो वेपर यहाँ पे डिपोजिट हो जाएंगे डिपोजिशन के प्रोसेस के थ्रू, और चाइना डिश के अंदर बच जाएगा लास्ट में इम्प्योरिटी। सो आप मिक्सचर से एक नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी को यहाँ पे सेपरेट आउट कर सकते हो, और जो सब्लिमेबल जो उसका पार्ट है, ठीक है, सब्लिमेबल पार्ट, आप उसको अलग कर सकते हो। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है क्रोमाटोग्राफी, ठीक है। बेसिकली इस क्रोमाटोग्राफी टेक्निक में हम लोग लैबोरेटरीज में, ठीक है, एक मिक्सचर के वेरियस कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ लैबोरेटरी टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट। एक मिक्सचर के वेरियस कंपोनेंट्स में उसको तोड़ने के लिए हमको ये टेक्निक यूज़ में आती है, ठीक है। इस टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, इसके वेरियस एप्लीकेशंस कहाँ पे होते हैं। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई। बेसिकली हम लोग जो डाई यूज़ करते हैं वो वेरियस कलर्स को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। एक डाई के वेरियस कंपोनेंट्स यानी कि वेरियस कलर्स को सेपरेट आउट करने के लिए ये क्रोमाटोग्राफी टेक्निक यूज़ की जाती है। सेकेंड इसका एप्लीकेशन या यूज़ कहाँ पे आता है, पिगमेंट्स फ्रॉम, इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ठीक है। नेचुरल कलर के वेरियस पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए इसको यूज़ में लाया जाता है। और कहाँ पे यूज़ होता है, टू सेपरेट आउट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड्स, ठीक है, ब्लड से ड्रग को सेपरेट आउट करने के लिए, ठीक है। अभी कोई भी अगर किसी प्रकार के ड्रग का सेवन करता है, सो लैबोरेटरी टेक्निक से, इस क्रोमाटोग्राफी टेक्निक से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लड से उस ड्रग को डिटेक्ट कर सकते हैं या सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो ये टेक्निक कैसे काम करती है चलिए समझते हैं। बेसिकली इस टेक्निक में एक फिल्टर, एक पेपर यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये इसका स्टेशनरी फेज है, ओके, जो स्टेशनरी यानी कि स्टैटिक फेज है, ओके। एक पेपर ले लेते हैं, एक पेपर पे हम लोग एक लाइनिंग देकर यहाँ पे इस मिक्सचर का एक ड्रॉप डालते हैं। सपोज हम एक यहाँ पे एक ब्लड ले लेते हैं, ठीक है, ब्लड ले लेते हैं या डाई ले लेते हैं, उसका एक सैंपल हम लोग यहाँ पे डालते हैं और एक लाइनिंग हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। सो ये पेपर एक स्टैटिक फेज है, ओके। फिर एक जार के अंदर, ओके, सॉरी फॉर दैट, एक जार के अंदर हम लोग इस पेपर को यहाँ पे हैंग करते हैं, ओके। एक ग्लास रॉड लेकर, पेपर क्लिप्स लेकर, ठीक है, हम इसको हैंग कर देते हैं। कैसे हैंग करेंगे कि ये पेपर नीचे जो सॉल्वेंट होगा ग्लास के अंदर, जो जार के अंदर जो सॉल्वेंट यानी कि वाटर या कोई भी एक लिक्विड हो, उस लिक्विड को ये टच कर रहा होगा, ठीक है। सो
टच कर रहा होगा। उसके बाद क्या होगा, ये लिक्विड धीरे धीरे इस पेपर में प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, ये लिक्विड क्या करेगा, ये पेपर धीरे धीरे जो लिक्विड को है ये एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ये लिक्विड कहाँ पे पहुँचेगा, इस मिक्सचर तक। ओके, जब ये इस मिक्सचर तक पहुंचेगा सो ये मिक्सचर अभी इसके वेरियस कंपोनेंट्स को स्प्लिट आउट हो जाएगा। इस सपोज यहाँ पे जो डाई यूज हुआ है वो वेरियस कलर्स को लेके बना हुआ है। सो सपोज यहाँ पे एक कलर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। सपोज ये कलर हमारा येलो है। अभी जो इस मिक्सचर के अंदर, ठीक है, सपोज ये एक डाई का मिक्सचर था। ओके, यहाँ से इतना मूवमेंट कर पाया ये येलो कलर। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट कलर है, सपोज ये जो येलो के बाद सपोज यहाँ पे आ जाता है ग्रीन। ओके, सो ये ग्रीन यहाँ तक मूव कर जाएंगे, ग्रीन कंपोनेंट यहाँ तक मूव करेगा। और सपोज लास्ट में यहाँ पे ऑरेंज कलर। सो मैक्सिमम यहाँ पे कौन मूव कर पा रहा है, ऑरेंज कलर। सेपरेट लाइन एक हम देख सकते हैं, ग्रीन की सेपरेट लाइन एक देख पाएंगे, और येलो यहाँ तक मूव कर पा रहा है। सो ऑल दीज कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड आउट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंशियल मूवमेंट। ठीक है, सो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में क्या होता है कि कोई भी एक मिक्सचर हो, उसके वेरियस कंपोनेंट्स, उनके डिफरेंशियल मूवमेंट, उनके मूवमेंट में एक डिफरेंस होता है कि एक कंपोनेंट यहाँ तक ट्रैवल कर पा रहा है। ठीक है, सो इसका येलो का जोन सपोज यहाँ तक रहेगा, ग्रीन का यहाँ तक रहेगा, ऑरेंज का यहाँ तक रहेगा। ठीक है, हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ तक मूव कर रहा है एक स्टेशनरी फेज में। ठीक है, उसीलिए इस फिल्टर पेपर को हम लोग इसका स्टेशनरी फेज बोलते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, पहले यहाँ से देख लेते हैं। मिक्सचर इज डिजॉल्व्ड इन अ फ्लूइड, और ठीक है, मिक्सचर इज डिजॉल्व्ड इन अ फ्लूइड सॉल्वेंट। ओके, मैंने यहाँ पे सब्सटेंस लिखा है कॉल्ड मोबाइल फेज। ये इसको हम मोबाइल फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वाटर अभी फिल्टर पेपर क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्व करेगा, तो वो वाटर और मिक्सचर मूव होकर वो इस स्टैटिक फेज में ऊपर की तरफ मूव करेंगे। सो ये इसका मोबाइल फेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है, क्या, विच कैरीज इट थ्रू अ सेकेंड सब्सटेंस। ठीक है, ये सॉल्वेंट क्या करता है, इसको लेके जाता है एक सेकेंड फेज की तरफ से। वो सेकेंड फेज क्या है, सेकेंड जो सब्सटेंस क्या है, ये कोई एक शीट हो सकता है। ओके, ये कोई एक आपका पेपर, ठीक है, शीट, या एक कैपिलरी ट्यूब हो सकता है। ठीक है, ये कोई एक शीट, एक कैपिलरी ट्यूब, ओके, ऐसा कुछ ये हो सकता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, एक फिल्टर पेपर ले लिया है, एक शीट जैसा मटेरियल ले लिया है। सो हमको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है कि जब हमने इस स्टेशनरी फेज को एक सॉल्वेंट के अंदर डिप किया है, सो जब ये पेपर यहाँ पे एब्जॉर्ब करना शुरू कर रहा है, सो ये इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को वेरियस कंपोनेंट में तोड़ दे रहा है, और वेरियस कंपोनेंट्स वेरियस डिस्टेंस तक ट्रैवल करेंगे। सिमिलरली अगर एक ब्लड का सैंपल यहाँ पे दे दिया जाता है, ओके, सो ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं वो सपोज यहाँ तक मूव करेंगे, और इसका जो ड्रग पार्ट है वो मैक्सिमम दूरी तक ट्रैवल करेगा। सो जो एग्जामिन कर रहे होंगे वो वहाँ से उस पेपर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ, ब्लड यहाँ तक अभी प्रोग्रेस किया था। ठीक है, जो ब्लड के कंपोनेंट्स थे वो यहाँ तक ट्रैवल किए थे, और जो ड्रग लाइटर होता है वो ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल कर जाएगा। सो दे कैन डिस्टिंग्विश ब्लड एंड ड्रग बाय दिस टेक्निक। ठीक है, सो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की वजह से हम लोग एक मिक्सचर के वेरियस कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है डिस्टिलेशन टेक्निक। डिस्टिलेशन टेक्निक यूज़ करके हम किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो मिक्सेबल लिक्विड्स होने चाहिए। ठीक है, सपोज हमारे पास एक मिक्सचर है, उसमें 2 या 2 से अधिक मिक्सेबल लिक्विड्स हैं, यानी कि वो लिक्विड्स एक दूसरे के साथ घुल मिल गए होंगे। ठीक है, जैसे कि अभी ऑयल वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, सो वो दोनों इमिक्सेबल लिक्विड्स हैं। जैसे कि एसीटोन एंड वाटर, ठीक है, अल्कोहल एंड वाटर, ये मिक्सेबल लिक्विड्स हैं। सो हम इस टेक्निक को यूज़ करके
टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या है, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी डिफरेंट होने चाहिए, विच हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। By this process, mixture of two or more miscible liquids can be separated which have different boiling points. So actually ये प्रोसेस कैसे काम करता है मैं आपको फुल स्क्रीन में डायग्राम को एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। इसके वेरियस एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग। सो ये इंडस्ट्रीज में इनका यूज़ होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस का। अल्कोहल का जो प्यूरिफिकेशन है उसमें, परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग में, और हम लोग एग्जाम्पल को अभी देखेंगे। एसीटोन एंड वाटर टू मिसिबल लिक्विड्स हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी डिफर करते हैं, ठीक है। एसीटोन का 56 डिग्री सेंटीग्रेड है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 44 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है ये होना चाहिए और ये दोनों लिक्विड्स मिसिबल होने चाहिए। सो हम डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज़ करके इस प्रोसेस से हम लोग इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग स्टडी कर लेते हैं डिस्टिलेशन के प्रोसेस को। बेसिकली डिस्टिलेशन के प्रोसेस में हम लोग दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर रहे हैं, जैसे कि एसीटोन एंड वाटर, ठीक है। ये जो मिक्सचर है इसके दो कंपोनेंट्स हैं एसीटोन एंड वाटर। सो हमारा एम है डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू हम लोग एसीटोन को अलग करेंगे वाटर से, ठीक है। अभी जो एसीटोन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 56 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हम लोग यहाँ पे एक बर्नर के थ्रू हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इस हीटिंग के प्रोसेस के थ्रू ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर जो मिक्सचर है वो बॉयल होना स्टार्ट होगा, लेकिन वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो एसीटोन यहाँ पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे जो वेपर्स क्रिएट होंगे वो एसीटोन के वेपर्स क्रिएट होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमने यहाँ पे एक क्लैंप ले लिया है जो कि इस डिस्टिलेशन फ्लास्क को होल्ड करके रखने में मदद करता है। और यहाँ पे एक थर्मोमीटर ले लिया है कि हम लोग जो हीट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं बॉटम साइड से वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीटिंग हो। सो 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे हीटिंग होनी चाहिए, उसीलिए ये थर्मोमीटर फिक्स टेम्परेचर को यहाँ पे चेक करेगा। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं एक कंडेंसर ले लिया गया है। बेसिकली जो यहाँ पे एसीटोन के वेपर्स क्रिएट होंगे उन वेपर्स को हम लोग पास कराएंगे इस कंडेंसर के थ्रू, ठीक है। इस कंडेंसर के अंदर बॉटम साइड से वाटर इन हो रही है जो कि हीट एक्सचेंज करेगी इन वेपर्स के साथ, ठीक है। ये जो वेपर्स हैं एसीटोन के, ये एक ट्यूब के थ्रू पास होंगे इस कंडेंसर के थ्रू, ठीक है। तो सरफेस कांटेक्ट के थ्रू, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है कोल्ड वाटर और एसीटोन के वेपर के बीच, एक सरफेस कांटेक्ट है, ठीक है। सो सरफेस कांटेक्ट के थ्रू ये कोल्ड वाटर हीट एक्सचेंज करेगा इन एसीटोन के वेपर्स के साथ, ठीक है। सो किसके अंदर एक्सचेंज होगा हीट का? कंडेंसर के अंदर। कोल्ड वाटर बॉटम साइड से एंटर हो रहा है, टॉप साइड से ये हॉट वाटर बनकर निकल जाएगा। कोल्ड वाटर हॉट वाटर कैसे बन रहा है? वो हीट गेन कर रहा है या हीट ले रहा है एसीटोन से, ठीक है। जो एसीटोन डिस्टिलेशन फ्लास्क में बने थे उनको हमको पास कराना है इस कंडेंसर के थ्रू। सो जब ये एसीटोन के वेपर अपनी हीट्स को, ठीक है, अपनी हीट को दे देते हैं किसको? कोल्ड वाटर को। सो ये जो एसीटोन है, ठीक है, ये जो एसीटोन के जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होकर कलेक्ट हो जाएंगे इस बीकर के अंदर। सो हमारे पास यहाँ पे लिक्विड एसीटोन कलेक्ट हो जाएगा इस बीकर में और डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर बच जाएगा लिक्विड वाटर, ठीक है, वाटर इन द लिक्विड फॉर्म। सो इस तरह से डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू हम लोग सेपरेट कर पा रहे हैं दो मिसिबल लिक्विड्स को जो कि एसीटोन एंड वाटर थे। हम लोग अभी नेक्स्ट स्टडी करेंगे रिगार्डिंग दी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये भी सिमिलर है डिस्टिलेशन प्रोसेस की तरह। इस प्रोसेस में हम लोग एक मिक्सचर के वेरियस कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। ओके, सो बेसिकली बाय दिस प्रोसेस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, इसमें भी लिक्विड्स होते हैं मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड विच हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स।
ओके। सपोज दो या दो से अधिक लिक्विड्स हैं, वो एक दूसरे के साथ मिक्स होकर एक मिक्सचर क्रिएट कर रहे हैं, हम उन सबको अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस था वो काफ़ी ज़्यादा था। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा एसीटोन एंड वाटर, उनके बीच के जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन इस केस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के केस में जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स, वो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा एज़ कंपेयर टू डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसमें जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम रहेगा। ठीक है, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल कंपोनेंट्स लाइक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, नैप्था, जेट फ्यूल एट्सेट्रा। बेसिकली रिफाइनरीज में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होता है। ठीक है, एंड अनदर एग्जांपल इज सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर लाइक ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन। ठीक है, सो हम इसको डिटेल में अभी स्टडी करेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस कैसे वर्क करता है। चलिए अभी समझ लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस को। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में एक चीज़ एडिशनल है एज़ पर डिस्टिलेशन। ठीक है, यहाँ पे एक फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम को ऐड किया जाता है। अगर हम कंपेयर करें डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को, यहाँ पे एक फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम एडेड है। ठीक है, इस फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम के अंदर ग्लास बॉल्स होती हैं। ठीक है, जब एक मिक्सचर को हम लोग यहाँ पे हीट करते हैं, इसके वेपर्स इस फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम के थ्रू पास करते हैं और इनमें कुछ कंडेंसेशन की प्रक्रिया यहाँ पे होती है। चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमने एक मिक्सचर ले लिया है लाइक क्रूड ऑयल। ओके, सो क्रूड ऑयल के जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, लेट एक कंपोनेंट जो सबसे ज़्यादा कम बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट है उसका टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, जो उसका दूसरा कंपोनेंट है उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। सो जब हम लोग यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये दोनों ही कंपोनेंट ठीक है वेपराइज होंगे। जो 35 डिग्री सेल्सियस वाला कंपोनेंट है वो वेपराइज हो जाएगा, वेपर फॉर्म में आ जाएगा, और जो 40 डिग्री सेल्सियस वाला कंपोनेंट है उसमें भी कुछ वेपर फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, अब जो 35 डिग्री सेल्सियस वाला या कम टेम्परेचर वाला जो वेपर है वो फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम से पास हो जाएगा और कंडेंसर के थ्रू पास होकर इस कंडेंसर के थ्रू जब पास होगा वो अपनी हीट एनर्जी कोल्ड वाटर को दे देगा और हम लोग इसको लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने डिस्टिलेशन के प्रोसेस में पढ़ा था। ठीक है, जैसा कि हमने वहाँ पे एसीटोन को कलेक्ट किया था। सपोज़ यहाँ पे पेट्रोल है। अब पेट्रोल जब 35 डिग्री सेल्सियस पर ठीक है बॉयल हो रहा है और उसके वेपर्स कंडेंसर के थ्रू पास हो रहे हैं, ये कंडेंस होकर हम लोग लिक्विड पेट्रोल ठीक है इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस था, उसके कुछ वेपर्स भी यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ठीक है, जब ये वेपर्स फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम के थ्रू पास होते हैं, ये वेपर्स इन ग्लास बॉल के साथ टकराएंगे और कंडेंस होकर दोबारा डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर गिर जाएंगे। ठीक है, सो हम लोग फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज करके इसका सेपरेशन सेम प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। सो ये थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डिस्क्रिप्शन। चलते हैं क्रिस्टलाइजेशन की तरफ। चलिए अभी हम लोग समझ लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को। बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में हम लोग जो इसका प्योर पार्ट होता है, एक मिक्सचर का जो प्योर पार्ट होता है उसको इम्प्योरिटीज से सेपरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। एप्लीकेशंस इसके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? फॉर दी सेपरेशन ऑफ प्योर सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ प्योर एलम फ्रॉम इम्प्योर एलम। ठीक है, ये इसके कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। अभी चलिए जान लेते हैं कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। सपोज़ यहाँ पे हमने एक जार ले लिया है, आप भी इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी इजी प्रोसेस है। ठीक है, एक जार ले लेते हैं, जार के ऊपर एक स्टिक ले लेते हैं, स्टिक से हमको एक थ्रेड को इसके अंदर डिप कर लेना है। जब ये थ्रेड इसके अंदर डिप हो जाएगा, ठीक है, इसको कुछ टाइम के लिए हमको ऐसे छोड़ देना है ताकि इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगी। इसके बाद हमको टेम्परेचर को रिड्यूस कर लेना है। ये जो क्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो कूलिंग टाइप ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। सो हम सबको पता है टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी
डिक्रीज़ करेगी। सो हमको यहाँ पे टेम्परेचर को कर लेना है डिक्रीज़। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, आप देख सकते हैं कि इस थ्रेड के ऊपर, ठीक है, इस थ्रेड के ऊपर आपको क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएंगे। ये जो थ्रेड इसके अंदर डिप्ड है, इसके ऊपर सॉल्ट के क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएंगे। सो फर्दर ये जो इसके अंदर जितने भी सॉल्युबल सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएंगे, और हमको जो फाइनल इसका जो आउटपुट है, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो प्योर सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल अचीव हो जाएगा। इस तरह से हम प्योर एलम क्रिस्टल्स भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, हम बहुत सारे एग्जांपल्स को देखेंगे कि फिजिकल चेंजेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं और केमिकल चेंजेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, सो पहले समझते हैं इसको। ठीक है, फिजिकल चेंजेस में वो कोई किसी भी प्रकार का कोई चेंज हो या वो कोई भी एक चेंज हो जो कि टेम्पोररी हो, ठीक है, और वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। वो टेम्पररी होगा, परमानेंट नहीं होगा, और वो रिवर्सिबल होगा। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आइस। आइस का एक क्यूब है, ठीक है, जब इसको हमने हीट अप्लाई किया, ओके, सो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ये मेल्ट होकर क्या बनेगा, वाटर। सो ये टेम्पररी है। अभी इस चीज़ को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। सो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, सो ये क्या हुआ, यहाँ पे जस्ट एक फिजिकल चेंज आ रहा है। ठीक है, आइस से अभी वाटर बन रहा है, वाटर से दोबारा आइस बन सकता है। सो ये जो चेंज है ये टेम्पररी चेंज है, और ये प्रोसेस भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। सो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या हो जाएगा, या फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीज, अगर वाटर फ्रीज होता है तो वो आइस बनाएगा, आइस अगर मेल्ट होता है तो वो वाटर बनाएगा। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल किसको हम बोल सकते हैं, फिजिकल चेंजेस। ठीक है, सो एक चीज़ हमारी यहाँ से क्लियर है कि फिजिकल चेंज किसको हम लोग बोलेंगे, जहाँ पे खाली उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा होगा। मैंने यहाँ पे भी एक और डिफरेंशिएशन में इसको लिखा है कि सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर जिसमें चेंज होता हो उसी को ही हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। लेकिन एक केमिकल चेंज कब बोला जाएगा, जब वो चेंज परमानेंट हो और वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। सपोज अभी हमने एक केमिकल ले लिया है, उसके साथ एक और केमिकल को ऐड किया है, जिसकी वजह से कुछ न्यू प्रोडक्ट्स वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, कुछ न्यू प्रोडक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं और उस प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सो वो एक केमिकल चेंज होगा। बेसिकली केमिकल चेंज में क्या होता है कि उसमें कुछ केमिकल बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं या कुछ केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं, जिसकी वजह से कुछ नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या होता था, जस्ट एक फेस चेंज होता था। ठीक है, क्या होता था, सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मैटर, खाली फेस चेंज होता था। सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से अभी गैस हो जाएगा, फिर जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होकर फिर आपके लिक्विड बन जाएंगे, लिक्विड जब फ्रीज होगा तो वो सॉलिड बन जाएगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि वो सब सारी चीज़ें फिजिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन एक केमिकल चेंज में हमेशा क्या होता है, द प्रोसेस इन विच केमिकल बॉन्ड्स आर मेड और ब्रोकन टू क्रिएट न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, सो कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनते हैं केमिकल बॉन्ड्स के टूटने या बनने से। ठीक है, वो एक केमिकल प्रोसेस होता है, हमेशा इसमें न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं। और कुछ चीज़ केमिकल एक प्रोसेस हो गया सो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और जो चेंज हो गया वो एक परमानेंट चेंज है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है, वुड को अभी अगर हम लोग बर्न कर रहे हैं सो उसमें से फ्लाई ऐश, ठीक है, ऐश अभी हमको मिलता है। कोल को अगर हम बर्न कर रहे हैं उसमें से ऐश मिलता है, राख। ठीक है, सो अभी आप राख को तो रिवर्स करके कोल नहीं बना सकते हो या वुड नहीं बना सकते हो। सो बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, सो यहाँ पे डिफरेंसेस हमने देखे, इसमें जो चेंज होता है वो टेम्परेरी है, इसमें परमानेंट है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है,
नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, खाली फेस चेंज होता है, इसमें न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं या बनते हैं, जिसकी वजह से नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है फिजिकल चेंजेस में, ठीक है। लेकिन जो केमिकल चेंज होते हैं उसमें आइदर हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है या उसमें से एनर्जी इवॉल्व होती है, यानी कि रिलीज होती है, ठीक है। जैसे कि हमको बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ती है, ठीक है। एनर्जी वेरियस फॉर्म में हो सकती है। एनर्जी लाइक लाइट, प्रेशर, हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल चेंजेस। किसी भी प्रकार के कोई केमिकल चेंज कराने के लिए हमको प्रेशर की ज़रूरत पड़ सकती है, लाइट की, हीट की ज़रूरत पड़ सकती है। सो वहाँ पे जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसको हम लोग ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। वेरियस एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जब मेल्ट हो रहा है तो खाली फेस चेंज हो रहा है, लेकिन वो उसका जो केमिकल उसका कंपोजिशन है वो ही सेम टू सेम है, ठीक है। H2O रहता है। अभी देखते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर। अभी वाटर बॉयल होकर वो वाटर वेपर बन जा रहा है, ठीक है। उसका केमिकल कंपोजिशन सेम है, ठीक है। कटिंग फॉर एग्जांपल, अभी हम किसी भी एक मेटल को कट कर लेते हैं। आपको वेरियस एग्जांपल्स, ठीक है, आप इसे समझ पाएंगे। कटिंग, बेंडिंग, फ्रीजिंग, डिसॉल्विंग, बॉइलिंग, ये सारे आपको रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल चेंज को, ठीक है। अभी एक मेटल है, मेटल को अगर मैं कट कर देता हूँ तो उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो जाएगी, जस्ट उसका एक फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, तो वो एक फिजिकल चेंज है। मैं इसको बेंड कर दे रहा हूँ, सो इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं फिजिकल चेंजेस को, ठीक है। और केमिकल चेंजेस में जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि बर्निंग ऑफ वुड, बॉइलिंग ऑफ एग, ये सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स का सड़ना, ठीक है। सो ये सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं एंड केमिकल प्रोसेस हैं। आयरन रस्टिंग, अभी आयरन का वो जंग लग जाता है या रस्टिंग होती है, उसमें क्या होता है कि मॉइस्चर जब प्रेजेंट होता है वो आयरन के सरफेस के साथ रिएक्ट कर रस्ट प्रोड्यूस करता है। वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और एक केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम आगे भी स्टडी करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दी प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में हम लोग समझते हैं, ओके। प्योर सब्सटेंस के बारे में पार्ट 1 में मैं थॉरली डिस्कस किया था कि एक प्योर सब्सटेंस किसे कहा जाता है, उसके वेरियस एग्जांपल्स को हमने स्टडी किया था। अभी देख लेते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। एलिमेंट बेसिकली एक मैटर के बेसिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है जिसको केमिकली हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं इनटू दिस सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। लेकिन एक कंपाउंड को हम लोग केमिकल रिएक्शन द्वारा तोड़कर वेरियस एलिमेंट्स के फॉर्म में या सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ उसको सकते हैं, ठीक है, या ब्रेक डाउन उसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स के वेरियस एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, जैसे कि आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सो ये वेरियस एग्जाम्पल्स आएंगे एलिमेंट्स के, ठीक है। लेकिन एक कंपाउंड क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शन में 2 और मोर एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन और कंपोजिशन, ठीक है। सो हमको वहाँ पे मिलता है एक कंपाउंड। वेरियस एग्जांपल्स को देख लेते हैं, जैसे कि मीथेन, सॉल्ट, शुगर, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि सॉल्ट को रिप्रेजेंट करता है, या कि शुगर। सपोज मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CH4। अब भी हम अगर केमिकल रिएक्शन थ्रू मीथेन को अगर ब्रेक डाउन करेंगे, सो वी विल गेट कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो अ कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन, whereas an element cannot be broken down. An element cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions, ठीक है। अभी ये जो एलिमेंट्स हैं, इट मे बी अ मेटल, इट मे बी अ नॉन मेटल। सो उनकी कुछ वेरियस प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनको डिस्टिंग्विश करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेरियस प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है लस्टर, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, यानी कि शाइनी होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, हम कैसे डिस्टिंग्विश करें, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन शाइनी होते हैं, ठीक है। दीज आर नॉट शाइनी और नॉन लस्ट्रस, ओके। सो इनका जो कलर होता है बेसिकली ये सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर के होते हैं। कौन से, मेटल्स,
ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं दे हैव अ वैरायटी ऑफ कलर्स, वो वेरियस कलर्स में हमको मिलते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दीज आर द गुड कंडक्टर्स, गुड, ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन, मेटल। मेटल के केस में क्या होता है, अगर एक मेटल को हम लोग कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो हीट एनर्जी उस मेटल बॉडी थ्रू, ठीक है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली प्रोपागेट करती है। सो उसीलिए जब एक आयरन ब्लॉक के एक एंड पे हम लोग हीट एनर्जी अप्लाई करते हैं, अदर एंड को अगर हम लोग छूते हैं, सो हमको एक हीट का एहसास होता है। क्यों, बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है एंड ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। सो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो पुअर और बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, डक्टाइल, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल इन नेचर होते हैं। मतलब क्या, वी कैन ड्रॉ इनटू वायर्स, ठीक है, दीज कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टाइल जो भी मटेरियल्स हैं उन पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उनको तार की तरह, वायर्स की तरह खींच सकते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डक्टिलिटी उनके अंदर होती है, बिकॉज दीज आर हैविंग द प्रॉपर्टी कॉल्ड डक्टिलिटी, ठीक है। सो दीज कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, ठीक है, वो टूट जाते हैं, हम लोग उनको वायर्स की तरह खींच नहीं सकते हैं बाय यूजिंग द वेरियस टेक्निक्स, ठीक है, और अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो है मेलेबिलिटी, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल इन नेचर होते हैं, यानी कि हम एक्सटर्नली अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, सपोज मेरे पास एक मेटल का एक ब्लॉक है, उसके पास मैं एक्सटर्नली फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा हूँ, सो मैं उसको थिन शीट के शेप में उसको चेंज कर सकता हूँ। दिस कैन बी चेंज्ड इनटू थिन शीट्स, ठीक है, थिन शीट के फॉर्म में इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उसको हम लोग थिन शीट के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। सो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं एंड जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल इन नेचर होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी कॉल्ड मेलेबिलिटी। नेक्स्ट चीज़ क्या है, सोनरस। सोनरस मतलब क्या, सपोज मेटल्स के ऊपर जब हम लोग कोई एक्सटर्नल एक हीटिंग देते हैं, ठीक है, अगर हम उसको हीट करते हैं सो हम लोग एक साउंड को ऑब्जर्व करते हैं या फील करते हैं, ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन सोनोरस होता है, ठीक है। वेरियस एग्जांपल्स को देख लेते हैं। मेटल्स के केस में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कुछ नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं, ऑक्सीजन, ब्रोमाइन, क्लोरीन, आयोडीन, कार्बन, ठीक है, ये वेरियस एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के, ठीक है। चलिए अभी जानते हैं कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स को और उसके बारे में डिटेल स्टडी। आज का लास्ट हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स के रिलेटेड, ठीक है। एक मिक्सचर एक कंपाउंड से कैसे वेरी करता है, कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, उनके कुछ डिटेल्स को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। एक मिक्सचर के केस में एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स होते हैं एक मिक्सचर क्रिएट करने के लिए, लेकिन इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस क्रिएट नहीं होता, नो न्यू कंपाउंड इज formed, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ठीक है। लेकिन एक कंपाउंड के केस में क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस आपको बन रहा है या न्यू कंपाउंड बन के मिल रहा है, कैसे, बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स, टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। फिक्स्ड प्रोपोर्शन रहता है जब टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एक कंपाउंड फॉर्म होता है। सपोज हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि वाटर, ठीक है। वाटर एक कंपाउंड है, यहाँ पे 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के एंड 1 एटम है ऑक्सीजन का। जब ये कंबाइन हो रहा है हमको एक वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर, ठीक है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स मिलकर एक कंपाउंड को क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कंपोजिशन क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। लेकिन यहाँ पे
वेरिएबल कंपोजिशन होती है। ठीक है, मिक्सचर्स के केस में कंपोजिशन कभी भी फिक्स नहीं होती है, ये वेरिएबल होती है। ठीक है, लेकिन एक मिक्सचर के केस में कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो सकती है या नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। सपोज एक ग्लास में वाटर है, उसके अंदर हमने सैंड मिला लिया है। ठीक है, सो वो एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? हेटेरोजीनियस। ये लेफ्ट हैंड साइड में मैंने यहाँ पे सारे हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जाम्पल लिखे हैं। हेटेरोजीनियस, ठीक है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर मतलब उसमें जो कंपोजिशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में हमेशा कंपोजिशन, ठीक है, होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है उसमें जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। यानी कि हम अगर कोई भी एक सैंपल लेते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्लास और द बॉटम ऑफ द ग्लास, द कंपोजिशन विल बी सेम। ठीक है, वो यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, केमिकली उसका कंपोजिशन सेम रहेगा। जैसे कि वेरियस एग्जांपल्स क्या होंगे? वाटर इन अल्कोहल, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। सो ये सारे होमोजीनियस मिक्सचर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हेटेरोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स देख लेते हैं। सैंड एंड सॉल्ट को अगर हम लोग मिक्स करते हैं सो वो जस्ट एक मिक्सचर देगा, कोई न्यू कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, शुगर एंड सॉल्ट को मिला लेते हैं या वाटर इन ऑयल। ठीक है, अगर वाटर को हम लोग ऑयल में मिला लेते हैं वो भी एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? वो दोनों इममिसिबल लिक्विड्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम वाटर, ठीक है, यहाँ पे वाटर एंड अल्कोहल को मिला रहे हैं, वो टू मिसिबल लिक्विड्स हैं, वो एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। सो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर को फॉर्म करते हैं, लेकिन ये एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर को फॉर्म करते हैं। सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जब एक कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको छोड़ दिया कि एक मिक्सचर्स के केस में हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर्स के केस में हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय द फिजिकल मेथड्स। अगर सॉल्ट के साथ हमने शुगर को मिलाया है, हम फिजिकली वी कैन डिस्टिंग्विश। ठीक है, हम लोग फिजिकली वी कैन सेपरेट देम। लेकिन कंपाउंड्स के केस में हमको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शंस की ज़रूरत पड़ती है टू डिस्टिंग्विश और टू सेपरेट और टू स्प्लिट आउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, एक कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को स्प्लिट करने के लिए या सेपरेट करने के लिए हमको केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। मीथेन, वाटर, सोडियम क्लोराइड, शुगर, ये सारे एग्जांपल्स हैं कंपाउंड्स के। ठीक है, सो ये डिफरेंस था एक मिक्सचर एंड कंपाउंड में। मिक्सचर के अंडर में होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स था, उसके बारे में भी हमने डिटेल स्टडी की थी। जस्ट हमने एक यहाँ पे ओवरव्यू, ये चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे डिस्कस किया। अभी इसकी जो पार्ट 3 आएगी उसमें मैं सारे एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।